हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि श्रीलंका में किस प्रकार जातीय समुदाय में टकराव बन गए थे। अब हम देखते हैं उससे आगे। चलिए, अब हमारे पास एक साइड में एक पॉइंट और आया है जिसमें लिखा है बहुसंख्यक समुदाय के शासन में क्या हर्ज है। अगर श्रीलंका में सहेलियों का राज नहीं होगा तो किसका राज होगा। हमने बात की ना कि अगर ये लोग ज़्यादा हैं, लोकतंत्र में क्या होता है सामान्य है कि जो लोग ज़्यादा होते हैं, जो जिनके ज़्यादा वोट मिलते हैं वही सरकार बनाते हैं। तो बहुसंख्या तो इन्हीं का है, सहेली लोगों का है। अगर इनका राज नहीं होगा तो किसका होगा। और अगर ऐसा ना किया जाए तो और क्या किया जा सकता है। चलिए इसके लिए देखते हैं कि श्रीलंका तमिलियों ने अपनी राजनीति पार्टी बनाई और तमिल को राष्ट्रभाषा बनाने, अक्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन लेकिन तमिल की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलिम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनाए। श्रीलंका के दो समूहों के बीच परस्पर अविश्वास के बड़े टकराव का रूप ले लिया और यह टकराव गृह युद्ध में परिगणित हुआ। मतलब श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध शुरू हो गया। अब ये शब्द है गृह युद्ध। क्या होता है गृह युद्ध? होता है कि एक देश के अंदर ही अलग अलग राज्यों में या अलग अलग लोगों में जो युद्ध हो जाता है, मतलब देश के अंदर ही आने वाले लोगों के अंदर आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उसे गृह युद्ध कहते हैं। सिंपल सा है, इसका नाम से ही दिखाई दे रहा है, गृह युद्ध यानी घर का युद्ध। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजार लोग मारे जा चुके थे। अनेक परिवार अपने मूलक से भागकर शरणार्थी बन गए थे। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई थी। आगे पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की अर्थशास्त्र की पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र में आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा था। ये हमने 10वीं पहला या जो इकोनॉमिक क्लास हमने पढ़ा था उसमें पहला था कि HDI हमारा जो आया था, HDI के मामले में श्रीलंका सबसे आगे था। पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। अब इसके अंदर युद्ध तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस देश को, इस समाज को बहुत ज़्यादा संख्या में नुकसान का सामना करना पड़ा। चलिए अब आगे देखते हैं बेल्जियम की समझदारी क्या थी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता निकालने का फैसला किया। उन्होंने अक्षेत्रीय अंतर और सामाजिक विविधता को स्वीकार किया और 1970 और 1973 के बीच उन्होंने अपने संविधान के 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है और कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल विशेष जानकारी देखने के लिए बॉक्स देखें। बेल्जियम के मॉडल की कुछ बातें निम्नलिखित हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकेंगे जब दोनों भाषीय समूह के सदस्यों को बहुमत उसके पक्ष में होगा। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा फैसला किया गया था। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों को, अक्षेत्रीय सरकार को सुपर्दित कर रही थी, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस नेतृत्व को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार के बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। उन्होंने दोनों सरकारों में प्रतिनिधित्व भाग लेने वाले लोगों की संख्या को भी समान कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा यहाँ तीसरे सत्र की सरकार भी काम करती थी, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते थे। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वो जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चय रूप से जटिल ही है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यहाँ की व्यवस्था बेहद ही सफल रही।
इसने मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं को विराम लगा दिया। विराम गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो टुकड़ों में बट गया होता जब अनेक यूरोपीय शक्तियों के साथ मिलकर यूरोप संघ बनने वाला फैसला किया तो ब्रुसेल्स का उसका मुख्यालय चुना गया। तो अब ये दो राज्यों से बचने से बट गया, ये दो राज्यों में बटने से बच गया। ये ब्रुसेल्स जो हमारे बेल्जियम की राजधानी है, उसकी संसद है। तो इसमें एक साइड में क्वेश्चन पूछा गया है कि समझ में आया होगा कि आपको कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो यह बात तो कुछ अजीब लगती है। खैर, ज़रा सोचने दीजिए। आगे तक जो हमने कहानी पढ़ी है, तो दोनों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जैसे हम आगे देखते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्हें अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की थी। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्र की भावनाओं का आदर करने पर ही देश एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्षों में साझेदारी करने पर सहमति हुई। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुता कायम करने और सत्ता को उनके हिस्सेदार न बनने का फैसला करते हैं, तो इसे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। तो हमारा पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ खराब हो सकती है। एक जर्मन की इंजीनियर की बेहतरीन नमूना है जो लोकतंत्र का एक अच्छा प्रदर्शन करती है। किसी ने दिखाया कि एक कार है जिनको हम जर्मन गवर्नमेंट कह सकते हैं, और इसके दो स्टीयरिंग है, और दोनों स्टीयरिंग अलग अलग दिशा में अगर कार को चलाते हैं तो एक कार का चलना संभव नहीं होता है। तो इन्होंने कुछ दिया है इसके बारे में, वो देखते हैं कि बाईं तरफ अंकित कार्टून में जर्मन की एक समस्या का संकेत दिया गया है। वह क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नामक दो बड़ी पार्टियों के गठबंधन की सरकार है। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा हैं। पहली बात, गठबंधन की सरकारें वहाँ होती हैं जब कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती, तो वो सरकार दूसरी पार्टी के सहयोग से और कुछ दूसरी पार्टी की सीटों के सहयोग से सरकार बना लेती है। मतलब सरकार बनाने की जो प्रक्रिया होती है कि उसको टोटल सीटों का 50% से ज़्यादा सीटें चाहिए होती हैं, और वो दूसरी पार्टी के साथ मिलाकर 50% से ज़्यादा सीटें प्राप्त कर लेती हैं, तो वो सरकार बना लेती हैं। और दोनों की प्रतिस्पर्धा है कि आपस में दोनों कंपटीशन में एक दूसरे की विरोधी हैं। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को भी अपने बूते पर सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला था और गठबंधन सरकार बनानी पड़ी थी। दोनों दल विभिन्न नीतियां मामलों पर अलग अलग पक्ष लेते हैं, फिर भी वहाँ साथ साथ मिलकर सरकारें चल रही हैं पड़ी थी। अब इसके आगे देखते हैं कि लिए घातक हो सकता है कि जो हमने श्रीलंका की घटना पढ़ी है कि वो हमारी एकता के लिए घातक हो सकता है। और बहुसंख्याओं का आतंक सिर्फ अल्पसंख्याओं के लिए ही नहीं परेशानी पैदा करता, अक्सर यह बहुसंख्याओं के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। सरकार की साझेदारी की क्यों ज़रूरत है कि सरकार को मिलकर काम करना पड़े, इसकी क्यों ज़रूरत है। जैसे हमने दोनों उदाहरणों पर देखा था कि दोनों सरकारें मिलकर किस प्रकार काम करेंगी। चलिए इसमें देखते हैं कि सत्ता का बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए जा चुके हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का आदेश कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव और आगे बढ़कर अक्सर अहिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिंसा देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है, और बहुसंख्यक समुदायों की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभदायक लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बहुसंख्याओं आतंक सिर्फ अल्पसंख्याओं के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर बहुसंख्याओं की बर्बादी का कारण भी बन जाता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, और वह बात कही जा सकती ज़्यादा गहराई है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा का मतलब जैसे हमारा एक शरीर है, और शरीर के अंदर अगर हमारे आत्मा है तो हमारा शरीर हिल डुल सकता है, कोई कार्य कर सकता है। उसी प्रकार लोकतंत्र को कार्य करना है
तो वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक आत्मा से इस लोकतंत्र की कल्पना की गई है। लोकतंत्र का मतलब है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, या लोग इसी डेरे से रहें, जो काम कर रहे हैं उसी से काम करते रहें। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसने अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी शासन व्यवस्थाओं से जुड़ी है। इन दोनों तर्कों में से हम युक्तिपूर्वक और दूसरा नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपूर्वक या साझेदारी का तर्क लाभकर परिणामों को जोड़ देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बढ़ावा देता है। ये दोनों अलग अलग हैं। एक हमारा युक्तिपूर्वक हो सकता है, दूसरा हमारा नैतिक हो सकता है। कई बार हम समाज के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए ये कार्य कर सकते हैं, जबकि दूसरा पक्ष हमारा युक्तिपूर्वक योजनाओं के अनुसार है। जो नैतिकता के अनुसार, एक नैतिकता के, दूसरा योजनाओं के अनुसार हमारे तर्क हो सकता है। युक्तिपूर्वक क्या होता है? हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगा लिया गया फैसला। मतलब जब हमको कितनी हानि है, कितना नुकसान है, जो प्लान करके बनाई जाए चीज़ें, वो होती हैं युक्तिपूर्वक। बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक साथी चाहते हैं कि पढ़ाई फ्रेंच में ही हो। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की एक स्कूल में पढ़ती है और वह उसके स्कूल में बहुत से दोस्तों से दोस्ती तमिली भाषी है, और उसके माता पिता का पढ़ाई का माध्यम भी तमिली रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी के माता पिता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है और क्यों? यानी दो लड़कियां अलग अलग हैं, एक श्रीलंका में पढ़ती है, एक बेल्जियम के स्कूल में पढ़ती है। तो बेल्जियम वाली चाहती है कि उसकी पढ़ाई है जो डच भाषा में हो, जो कम बोली जाती है, और जो श्रीलंका में है जो सीधी ज़्यादा बोली जाती है, तो उस पढ़ाई को छोड़ के वो तमिल भाषा में पढ़ाई करना चाहती है। तो सरकार कौन सा फैसला कर सकती है और किसको ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी पढ़ाई के मामले में?